हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। इस वीडियो में बेटे मैं आपको एक और चैप्टर का रिवीजन लगा के दे रहा हूँ और इस चैप्टर का नाम है जी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और इस चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक भी कवर करता है और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कवर करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। मतलब इसमें से एएस के बेसिस पे देखें तो 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन भी आ सकता है और अगर हम प्रैक्टिकल चैप्टर के हिसाब से देखें तो 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब इस चैप्टर की रेंज बहुत हाई है। ये कंपलसरी क्वेश्चन में भी दिख सकता है आपको और अदर क्वेश्चंस में भी दिख सकता है। ये एएस भी है और चैप्टर भी है। क्वेश्चन लेंदी हैं, क्वेश्चंस तो मैंने कराने नहीं, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें से आपको रिवाइज करा दूंगा। इसी तरह का एक और चैप्टर है हमारे कोर्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल चैप्टर भी है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी है। कंपलसरी क्वेश्चन में भी आ सकता है 5 नंबर के लिए और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 15 नंबर के लिए। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीए इंटर ग्रुप 1 के अंदर काफ़ी बड़ी रेंज रखते हैं, इसलिए इन 2 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बेटे समय ना नष्ट करते हुए इसका रिवीजन स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्टिंग में वही एज़ यूजुअल एक डिस्क्लेमर, किसी बच्चे को लगे मेरी स्पीड कम है आप 2x तक मेरे को बढ़ा सकते हैं, जिसके जो कंफर्ट लेवल है उसके हिसाब से स्पीड बढ़ा लो। स्पीड ज़्यादा नहीं लग रही सुन लो, है ना जी। मैं तो अपना नेचुरल वे में बोलूँगा जो मैं बोलता हूँ, ठीक। तो बेटे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था बेटे वो था मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का। क्या बताया था इसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन देता है। कहता है इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट्स होते हैं विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, विच आर हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर फॉर अर्निंग इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट्स हैं जिन्हें एक इन्वेस्टर होल्ड करता है 4 चीज़ें कमाने के लिए: ब्याज, डिविडेंड, रेंटल और एप्रिसिएशन। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये इनकम्स हैं आपकी। तो इनकम्स को डिफाइन किया गया है, उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट्स को समझते हैं। अगर आपने ब्याज कमाना हो तो आप किसी कंपनी के डिबेंचर ले लें, बैंक में एफडी होल्ड कर लें, किसी को लोन दे दें, ये सब इन्वेस्टमेंट्स का ही पार्ट है। मतलब जब आपको इंटरेस्ट आएगा किसी एसेट से तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड कमाना चाहते हैं, किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर ले लें, वो भी इन्वेस्टमेंट है। रेंटल कमाना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पैसा लगा दें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब एक लैंड बिल्डिंग खरीदें, किराए पे दे दें। लोग किराए की इनकम तो कमाते ही हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। जो लैंड बिल्डिंग आप बिजनेस में यूज करते हैं, प्रोडक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सेलिंग डिपार्टमेंट में, वो सब आपके पीपीई हैं। अच्छा, जिन बिल्डिंग्स की आप सेल परचेज का काम करते हैं जैसे डीएलएफ करता है, वो उसके लिए इन्वेंट्री है। लेकिन अगर आप किराए पे देने का काम करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। बिल्डिंग एक है, क्लासिफिकेशन उसके इंटेंशन ऑफ यूज के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस में करोगे तो पीपीई है, किराए पे दे दोगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सेल परचेज करोगे, ऑर्डिनरी एक्टिविटी बना लोगे तो इन्वेंट्री है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के दायरे में आता है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के दायरे में आता है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के दायरे में आता है। तो बिल्डिंग का जो दायरा है वो उसके यूज के हिसाब से है। और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आप गोल्ड ले सकते हैं, प्राइस बढ़ गया बेच देंगे, कोई लैंड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं। तो एप्रिसिएशन तो कई चीज़ों पे कमाया जा सकता है। ये मैंने आपको क्लास में बताया था मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये देखो, इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर फॉर अर्निंग इनकम। कैसे इनकम? बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। अच्छा, इंटरेस्ट कमाने के लिए आप एफडी, लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। बच्चे कई बार पूछ लेते हैं सर डिबेंचर में और बॉन्ड में क्या फ़र्क है? डिबेंचर जो है ये लिस्टेड कंपनीज इशू करती हैं और बॉन्ड सरकारी कंपनी इशू करती है। गवर्नमेंट जब भी कोई कूपन रेट वाला डॉक्यूमेंट इशू करेगी तो उसको बॉन्ड बोलते हैं, और जब लिस्टेड कंपनी
जो सरकारी नहीं है वो कोई कूपन रेट वाला डॉक्यूमेंट इशू करेगी, उसको डिबेंचर बोलते हैं। होता तो सर एक जैसी अकाउंटिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड, पैसा आप इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में लगा दो। रेंटल के लिए आप प्रॉपर्टीज में लगा दो, ये रेंटल के लिए है। और एप्रिसिएशन के लिए आप पैसा गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में कहीं भी लगा सकते हैं। एप्रिसिएशन कई चीज़ों पे कमाया जा सकता है। ये मैंने आपको क्लास में डिटेल में टाइम लगा के बताया था। सर मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये क्लास में डिस्कस किए हुए पॉइंट है कि आपने क्या क्या पढ़ा था। फिर मैंने क्लास में दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू किया था और वो था क्लासिफिकेशन ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। जिंदल सर अभी तो आप बता रहे थे इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल और एप्रिसिएशन, अभी आप कह रहे हो 2 तरह के होते हैं। नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट के आपके टाइप्स हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के टाइप्स हैं। ये सारे के सारे, ये जो मैंने बड़े सर्कल में काउंट किए हैं, ये सारे के सारे 2 क्लासिफिकेशंस में बांटे जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अच्छा, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे तो डिबेंचर्स में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। आपने जो पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट 2 कैटेगरीज में लेके जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सारे बच्चों को पता है ये कॉन्सेप्ट कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इनके दूसरे नाम है करंट इन्वेस्टमेंट, परमानेंट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप आने वाले 12 महीने में सेल कर देंगे, नहीं समझे? अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट इस इरादे से खरीदी है कि आप उसे डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर बेच दोगे, सीधी सीधी बात, अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं करने वाले, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। और अगर किसी इन्वेस्टमेंट को आप 12 महीने के बाद बेचोगे और आपकी इंटेंशन उसको 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करने की है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। If any investment is expected to be sold within the period of 12 months from the date of its acquisition, it is short-term investment. On the other hand, if any investment is expected to be sold after 12 months from the date of its acquisition, it's long-term investment. तो आपके डेट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से आपने 12 महीने चेक करने हैं। मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदी है 1/4 को, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी है 1/4 को, तो इसके जो 12 महीने प्लस होते हैं वो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएंगे। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैं 31 मार्च से पहले पहले बेच दूंगा, खरीदी है मैंने 1/4 को, बेच दूंगा मैं 31 मार्च से पहले पहले, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। और जहां ही 12 महीने क्रॉस होंगे आपके, अच्छा ये कौन बताएगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? एंटरप्राइज बताएगा, जिसका ऑडिट करने गए हो वो क्लाइंट बताएगा। आप पूछो क्लाइंट से, भाई आपकी ये इन्वेस्टमेंट पड़ी है शेयर्स में, इसको आप कब बेचोगे? वो कहता है मैं तो 5 साल बाद बेचूंगा। मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे, हाँ जी कब बेचोगे? मैं तो जी 4 साल बाद बेचूंगा, मैं तो जी 2 साल बाद बेचूंगा, मैं तो जी 1.5 साल बाद बेचूंगा, मैं 1 साल बाद बेचूंगा, सब लॉन्ग टर्म है। अगर कोई बोले मैं जी 11 महीने में बेच दूंगा, 11 महीने के लिए पैसा स्पेयर पड़ा था, मैं जी 10 महीने के लिए बेच दूंगा, मैं जी 9 महीने के लिए। तो जब लेस देन 12 मंथ्स का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा हुआ है सर, ये तो बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए आपने खरीदी है तो वो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ज़्यादा के लिए खरीदी है वो लॉन्ग टर्म है। फिर मैंने आपको एक रीज़न बताया था, एक बच्चे ने पूछा भी था मुझसे कि जिंदल सर क्या ज़रूरत पड़ गई आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की, हम क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं? जब अच्छी खासी हमने ये हेडिंग्स बना ली, अब इन सारी हेडिंग्स को फिर आप 2 हिस्सों में बांट रहे हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, क्यों बांट रहे हो सर? तो इसके आगे का लॉजिक आपको पता है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। शॉर्ट टर्म का वैल्यूएशन रूल अलग है, लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन रूल अलग है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को क्लासीफाई नहीं करेंगे तो वैल्यूएशन कैसे कर पाएंगे फिर आप? तो वैल्यूएशन करने के लिए आपने ये क्लासिफिकेशन की है। सर वैल्यूएशन करते ही क्यों है, क्या करना है वैल्यूएशन का? जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी वैल्यूएशन करना ज़रूरी है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसे आने वाले 12 महीने में आपने बेचना है, पहले उसका सेलिंग प्राइस चेक करो, फिर आप चेक करो कि इसको बेचने में कुछ खर्चे तो नहीं होंगे, ब्रोकरेज वगैरह हो सकती है, वो इसमें से माइनस करो, इसका NRV आ जाएगा।
NRV और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन हम जनरल भाषा में कह देते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। होना वहां पे NRV चाहिए। आंसर पे कम फर्क पड़ता है इस चीज का, क्योंकि ब्रोकरेज नॉमिनल होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर लास्ट में वही सेम आ जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो जी वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, मैं बोलूंगा NRV, एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स। लेकिन हम मार्केट वैल्यू अगर लेके बनाए आते हैं, नंबर नहीं कटेंगे आपके, क्योंकि स्टडी मैट ने मार्केट वैल्यू भी ले रखी है कई। और कई टीचर्स को तो पता ही नहीं NRV भी होती है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, उनको ये पता है AS2 में इन्वेंट्री में NRV होती है बस, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेयर तो पढ़ते ही नहीं ना, क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी पढ़ाते हैं हम। अच्छा जी, फिर लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन करेंगे ओनली एट कॉस्ट। क्यों? जिस इन्वेस्टमेंट्स को नियर फ्यूचर में बेचना ही नहीं, उसका प्राइस क्यों चेक करें? तो क्यों देखें मार्केट वैल्यू जब इसको बेचना ही नहीं है? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे आते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था, और वो था परमानेंट डिक्लाइन। आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी 5 साल के लिए, मान लो मैंने किसी XYZ कंपनी के शेयर ले लिए, मेरा इरादा है 5 साल बाद बेचूंगा, लेकिन वो कंपनी डूब गई। बेस्ट एग्जांपल यस बैंक देख लो, 500 का शेयर 5 रुपए में आ गया, कभी लगता आपको कि 5 रुपए का शेयर वापस 500 रुपए पे जाएगा? तो ये परमानेंट डिक्लाइन है आपका। कंपनी ने लॉस रिकॉर्ड किए, कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई, मार्केट प्राइसेस गिर गए, अब नहीं लगता कि वापस कंपनी उस स्केल पे दोबारा जा पाएगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे लाया जा सकता है, लेकिन इन केस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन ओनली, जब आपको लगे कि आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स परमानेंटली डूब चुके हैं और रिकवरी का चांस नहीं है। और अगर आपको लगता है कि 500 का शेयर 490, 480, 470, 460, 475 ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। ये परमानेंट डिक्लाइन नहीं है। 10-15% का फ्लक्चुएशन अप, 10-15% का फ्लक्चुएशन डाउन चलता रहता है ये। लेकिन 500 रुपए का शेयर 5 रुपए का रहेगा सर, ये तो एक्सेप्शनल केस बन गया ना। ये परमानेंट डिक्लाइन है आपका, इसमें लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन किए जा सकते हैं। सर कर क्यों रहे हैं, वैल्यूएशन करनी क्यों है? एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस कहता है एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाओ। तो अगर आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदे हैं 10,000 के, उनकी मार्केट वैल्यू हो गई है 9,000, तो आपको पता है आने वाले फ्यूचर में, फोरसीएबल फ्यूचर में, आने वाले 12 महीने में 9,000 में बिकेंगे, 1,000 रुपए का लॉस होगा। तो आपका प्रूडेंस कहता है जी आप 1,000 रुपए का प्रोविजन बनाओ, वैल्यूएशन लॉस को बुक करो। लॉन्ग टर्म में हमने बेचना ही नहीं, प्राइस चेक करते नहीं, प्रोविजन बनाते नहीं। लेकिन इसमें भी अगर परमानेंट डिक्लाइन हो गया, तो परमानेंट डिक्लाइन के केस में आपकी रिकवरी, आपका पैसा डूब चुका है, आपको इस पे लॉस प्रोवाइड कर लेना चाहिए एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस। लेकिन दूसरा केस हायर क्यों नहीं होता, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर क्यों नहीं होता? हायर इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रूडेंस ये भी कहता है कि एक्सपेक्टेड इनकम को इग्नोर करो। जब तक आप इन इन्वेस्टमेंट्स को बेचोगे नहीं और आपको वो पैसा मिल नहीं जाता, तब तक आप इनकम बुक नहीं कर सकते, इसलिए हायर नहीं लेते। तो एक्सपेक्टेड लॉसेस का प्रोविजन बनाया जा सकता है, एक्सपेक्टेड इनकम्स को इग्नोर करना होता है। तो लॉसेस का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे कि आपने जहां पैसा लगाया वहां लॉस तो नहीं है, और अगर है तो प्रोवाइड करो। तो अगर आप ये क्लासिफिकेशन नहीं करते, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन कैसे करोगे आप बताओ? अच्छा, पूरी कहानी आपको क्लास में मैंने लॉजिक के साथ समझाई थी, कैसे ऐसा होता है सर। तो पहले मैंने आपको इन्वेस्टमेंट समझाए, फिर इनका क्लासिफिकेशन समझाया। If any investment is expected to be sold within the period of 12 months from the date of its acquisition, it will be considered as। अच्छा जिंदल सर, आप ये कहना चाहते हो कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो 2 बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि 12 महीने के पीरियड में बैलेंस शीट एक ही बनती है। अच्छा, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है मान लो 1 सितंबर को, और बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च को, तो एक ही बैलेंस शीट बीच में पड़ेगी आपकी। अगर 2 बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख जाए वो लॉन्ग टर्म है। इफ एनी इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सारी बच्चों वाली बातें हैं जी, हमने पढ़ रखी हैं। फिर हम आगे बढ़े थे, फिर मैंने आपको एक और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताई थी इन्वेस्टमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बाद। क्या डिस्क्लोजर था? सबसे पहले तो आप सारे इन्वेस्टमेंट्स को टाइम कंडीशन के हिसाब से छांट लेंगे कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, छांट लिए।
अब शॉर्ट टर्म की लिस्ट बनाओ। शॉर्ट टर्म की लिस्ट के नीचे सब हेडिंग्स बनेगी। शॉर्ट टर्म में बताना पड़ेगा शेयर्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, वो सारी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में भी बनानी पड़ेगी, शेयर्स कितने हैं, डिबेंचर कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं। यानी पहले हम हेडिंग बनाएंगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, करंट, परमानेंट, फिर अब उसमें सब क्लासिफिकेशन करेंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। हम अच्छा पहले हम चलेंगे टाइम क्लासिफिकेशन। टाइम के अंदर सब हेडिंग्स बनेगी स्क्रिप्ट वाइज। ये देखो, आफ्टर क्लासिफाइंग द इन्वेस्टमेंट्स अंडर द हेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पहले आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बना लो, फिर आप दिखाओ डिबेंचर कौन से, बॉन्ड कितने हैं, शेयर कितने हैं, गोल्ड कितना है, सबका क्लासिफिकेशन करके दिखाओ। ये प्रैक्टिकल डिस्क्लोजर है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम नहीं आता। कंपनीज को डिटेल देनी होती है कि शॉर्ट टर्म की हेडिंग्स में अगर आप 10 लाख रुपए दिखा रहे हो तो 10 लाख का ब्रेकअप दिखाओ, शेयर कितने, डिबेंचर कितने, बॉन्ड कितने, गोल्ड कितना। लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप दिखाओ, शेयर कितने, डिबेंचर कितने, बॉन्ड कितने और गोल्ड कितना, प्रॉपर्टी कितनी, वो सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं आपको। आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाओगे आपको ये ब्रेकअप मिलेगा। फिर हमने तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और वो था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बात सारे बच्चों को पता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट बाय करते हैं तो एंट्री पास होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई भी एसेट परचेज करते हैं एसेट टू बैंक, तो जब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी तो एंट्री पास की होगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। एंट्री तो ठीक है, इसके सामने आपको एक अमाउंट भी प्लेस करनी पड़ती है, तो इस अमाउंट को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की जो एंट्री है कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है वो, और इस कॉस्ट की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इस कॉस्ट में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो परचेज प्राइस, सबसे पहले परचेज प्राइस। मैं जितने कॉन्सेप्ट आपको क्लास में बता रहा हूँ वो सारे के सारे एक तरह से शेयर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि डिबेंचर का टॉपिक हमारा अलग है, वो उसके कुछ रूल्स अलग हैं, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। अभी मैं शेयर्स वाली बात बता रहा हूँ। ये मानो कि मैं आपको शेयर्स की कॉस्ट के बारे में कह रहा हूँ। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरल कॉन्सेप्ट था, क्लासिफिकेशन जनरल कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले शेयर्स का परचेज प्राइस। परचेज प्राइस वो प्राइस है जो आपने वेंडर को पे किया है, जहां से शेयर खरीदे हैं आपने, उसको जो पैसे दिए हैं आपने, प्लस ब्रोकरेज, प्लस स्टैम्प ड्यूटी, प्लस एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर कुछ है तो, स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करने पे लग जाता है कई बार को टैक्स। जितने भी खर्चे हैं आपके, मैं खर्चों का नाम ले ही नहीं रहा, ना मुझे ब्रोकरेज से मतलब, ना स्टैम्प ड्यूटी से मतलब, ना एसटीटी से मतलब। मेरा मतलब तो सिर्फ ये है कि शेयर्स को खरीदने से रिलेटेड जो जो आउटफ्लो निकलता जाएगा वो कॉस्ट में ऐड होता जाएगा, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। इफ एनी अमाउंट विच इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स विच इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो परचेज प्राइस हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है, स्टैम्प ड्यूटी हो सकता है, एसटीटी हो सकता है, एनी अदर अमाउंट which is directly related with acquisition of investment, it should be included in cost of investments। ये cost of investment, इसके लिए एक वर्किंग नोट आपको बनाना ही पड़ेगा, और हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में वर्किंग नोट बनाए भी थे। ये देखो, ये as per the provision of AS 13 cost of investment should include the following items। सबसे पहले है परचेज प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज कमीशन, एसटीटी, एनी अदर एक्सपेंस विच इज रिलेटेड विद टू एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद एंट्री मारेंगे इन्वेस्टमेंट टू बैंक, नरेशन लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चली जाती है। और जब हमने बनाया था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, तो हम इसमें कॉलम्स क्या बनाते हैं? ये पर्टिकुलर्स का, ये नंबर्स का, ये अमाउंट का, ये इनकम्स का। हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, कितने नंबर आपने खरीदे हैं, अमाउंट जो आपने पेमेंट की है, और एक हम लिखते हैं इनकम, डिविडेंड इनकम, सेल ऑफ राइट इनकम। ये है नंबर, ये है आपका अमाउंट, और ये है इनकम। ये इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं टू बैंक, ऊपर डेट लिख देते हैं, इतने नंबर लिए हैं जी और इतनी अमाउंट पे किया जी हमने।
ये एंट्री बन गई इन्वेस्टमेंट टू बैंक। किया था जी कि नहीं किया था? हाँ जी सर, करवाया तो था आपने, हल्का हल्का याद सा तो आ रहा है। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वैल्यूएशन भी बता दी आपको मैंने, कॉस्ट बता दी। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिस्पोजल। बेटे एक बात बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को खरीदने का। हमने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, कॉस्ट निकालनी आ गई, इन्वेस्टमेंट टू बैंक करके रख लिया। दूसरा स्टेप क्या है? सेल कर देंगे। सेल करेंगे तो उसको बोलते हैं डिस्पोजल। तो जब किसी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस मिलेगा तो वो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेची है 15,000 की, खरीदी थी 10,000 की, 5,000 का प्रॉफिट। बेची है 15,000 की, खरीदी थी 16,000 में, 1,000 रुपये का लॉस। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स को बेचने में नफ़ा नुकसान होगा तो वो लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा आपका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये बात कहता है इन्वेस्टमेंट्स को जब हम बेचेंगे तो बेचने पे नफ़ा नुकसान होगा और वो नफ़ा नुकसान आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब डिस्पोजल की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्पोजल दो तरीके से होता है, फुल डिस्पोजल, पार्शियल डिस्पोजल। फुल डिस्पोजल का मतलब है मैंने 100 शेयर खरीदे थे, 100 के 100 बेच दिए, कहानी खत्म। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, नफ़ा नुकसान निकालना बड़ा आसान है। सेलिंग प्राइस लो, कॉस्ट लो, नफ़ा नुकसान निकालो, चल भी पी हैंडल। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने खरीदे 100 शेयर थे, बेचे हैं 50। मैंने 100 करके 2 बार खरीदे, उसमें से बेचे हैं 50, सारे नहीं बेचे। इसको कहते हैं पार्शियल डिस्पोजल। तो जब हमने पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा होता है तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा आप बेचेंगे उसकी जो कॉस्ट है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से निकालेंगे। किससे? वेटेड एवरेज से। मान लो आपने 100 शेयर खरीदे हैं, मैंने पहले 100 शेयर खरीदे 10,000 रुपये के, फिर मैंने 100 शेयर खरीदे 15,000 के, तो मेरी जो एवरेज कॉस्ट बनती है वो ऐसे निकलेगी। इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट, इसको बोलते हैं टोटल शेयर्स, इसको बोलते हैं टोटल शेयर्स। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही 500 शेयर 50 शेयर बेचे मैंने, सोल्ड पोर्शन। इससे क्या होगा? 50 शेयर के हिस्से में एवरेज बेसिस पे कॉस्ट आ जाएगी और फीफो अलाउड नहीं है, लीफो अलाउड नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 वेटेड एवरेज की बात करते हैं। और मैंने इसका रीज़न भी बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कमेटी को बोला हुआ है कि आप एवरेज लगवाओ, नहीं तो टैक्स मैनिपुलेशन हो सकता है। कैसे? मान लो आपने एंटिटी को बोला आप बताओ जी कौन से बेचे हैं, तो एंटिटी क्या करेगी? कभी बोलेगी ये बेचे हैं, कभी बोलेगी ये बेचे हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस अमाउंट पे टैक्स बनता है तो बोलेंगे ये बेचा है। अगर उन्हें लगेगा टैक्स यहाँ कम बनता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कलेश ही खत्म कर दिया, कहते हैं एवरेज ले लो यार, बात ही खत्म करो, सिलेक्शन करने का राइट ही छीन लिया। तो इन्वेस्टमेंट को बेचने का जो नफा नुकसान है P&L में डालना है और वेटेड एवरेज के बेसिस पे चलना है। ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट कब काम आएगा? जब आप पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचोगे। ये देखो आप, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड बाय एन इन्वेस्टर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रांसफर टू P&L। बच्चे को पता है ये बात। इफ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, अगर इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा बेचते हैं तो कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन, बेचे जाने वाले हिस्से की जो कॉस्ट है, शुड बी कैलकुलेटेड बाय वेटेड एवरेज मेथड। वी शुड इग्नोर द एप्लीकेशन ऑफ फीफो, लीफो और एनी अदर मेथड। हमें इग्नोर कर देना चाहिए। और फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 कराया और आपको इसमें एवरेज बेसिस पे कॉस्ट निकाल के दिखाई। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया आपको। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल और एप्रिसिएशन कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है। कहाँ का इन्वेस्ट होता है? FD में, बॉन्ड में, डिबेंचर में, शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में। फिर मैंने बताया ये सारे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दो कैटेगरी के हो सकते हैं। 12 महीने में बेचने वाले हो, शॉर्ट टर्म है, 12 महीने के बाद बेचोगे, लॉन्ग टर्म है। ये क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन पे काम आता है आपके, और हम ढूंढ लेते हैं कि कोई नुकसान है कि नहीं है, क्योंकि हमें प्रूडेंस के हिसाब से एक्सपेक्टेड लॉसेज का प्रोविजन बनाना होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म पे प्रोविजन बनता है, लॉन्ग टर्म तो कॉस्ट पे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया सबसे पहली कहानी शुरू होती है जब इन्वेस्टमेंट खरीदे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, उसके लिए कॉस्ट निकालो। परचेज प्राइस में सारे खर्चे वर्चे जोड़ दो, कॉस्ट आ जाएगी। फिर हमने बात की बेचने की,
खरीदे हैं तो बेचेंगे भी, पैसे बनेंगे तो बेच देंगे, बेचेंगे तो नफा नुकसान आएगा, नफा नुकसान P&L में मारेंगे। सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो कलेश खत्म। प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट आपको पता है, कंपैरिजन कराना है। लेकिन अगर आप पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो एवरेज बेसिस पे आप उसकी कॉस्ट निकालेंगे, फिर नफा नुकसान निकालेंगे। ये पूरी बात हमने क्लास में डिस्कस की हुई है। 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हमारे, फिर हम आगे बढ़ गए। फिर हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 पढ़ा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, में आपको बता चुका हूं। फिर मैं आ गया जी कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स। मैंने आपको अभी भी बोला था कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट शेयर्स के हिसाब से बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स की बताई, डिस्पोजल शेयर्स का बताया, एक तरह से वैल्यूएशन भी हमने शेयर्स की है। अभी पूरा चैप्टर शेयर्स का चल रहा है। शेयर्स का मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर ले लिए, मैंने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर ले लिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो शेयर से रिलेटेड इस चैप्टर में 3 खतरनाक कॉन्सेप्ट थे जो शेयर्स के टॉपिक को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। खरीदना, बेचना, वैल्यूएशन करना बच्चों का काम है। खरीदा इन्वेस्टमेंट टू बैंक, बेचा बैंक टू इन्वेस्टमेंट, नफा नुकसान P&L में, वैल्यूएशन बच्चों का काम, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और अगर कोई डिक्लाइन आ गया तो P&L में डाल दो, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, हर बच्चा कर लेगा। लेकिन 3 कॉन्सेप्ट शेयर्स के सबसे खतरनाक, बोनस शेयर, राइट शेयर और अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड्स। बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड्स, ये 3 बातें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देती है। इन तीनों में से भी अगर आपको 2 कॉन्सेप्ट मेन ढूंढने हो तो राइट शेयर और डिविडेंड्स। बोनस शेयर फिर भी आसान है, लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में आपको इकट्ठे मिलेंगे। पहले मैंने आपको सारे क्लास में अलग अलग समझाए थे। पहले बोनस समझाया, बोनस का क्वेश्चन कराया, फिर राइट समझाया, राइट का क्वेश्चन कराया, फिर डिविडेंड समझाया, डिविडेंड का क्वेश्चन कराया, फिर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराया जिसमें सब इकट्ठे हो गए और फैमिली कंप्लीट कर दी थी हमने इनकी। तो बोनस शेयर में क्या बताया था मैंने आपको साफ साफ एक चीज बताई थी कि जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ये बनाते हैं इन दी बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। किसकी बुक्स में बनाते हैं? कंपनी की बुक्स में या इन्वेस्टर की बुक्स में? नहीं सर, जिस कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू की है उसकी तो लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल आती है, पैसा तो इन्वेस्टर ने लगाया। अच्छा, हम शेयर होल्डर की बुक्स बना रहे हैं। हाँ, जिस कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वो तो शेयर कैपिटल दिखाती है, लेकिन जिन लोगों को शेयर इशू किए हैं वो इन्वेस्टर हैं, वो शेयर होल्डर हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करता है इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब जो कंपनी का शेयर होल्डर है। हम कंपनी की बुक्स में खड़े नहीं, हम तो इन्वेस्टर की बुक्स में खड़े हैं। इन्वेस्टर की बुक्स में ये फॉर्मेट बनता है, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक नंबर्स का, एक अमाउंट का, एक इनकम का, पर्टिकुलर्स का, नंबर का, अमाउंट का, इनकम का, ये बनाते हैं ना फॉर्मेट। ये नंबर है, ये अमाउंट है और ये इनकम है। ये नंबर है, ये अमाउंट है और ये इनकम है। चले, तो सबसे पहले हमने लिखा होगा टू बैंक। हमने कुछ शेयर खरीदे, उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कर दी। लेकिन जब आपको मिलते हैं बोनस शेयर, कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर 2 अलग अलग किताबों में रिकॉर्ड हो रहा है। एक वो कंपनी जो बोनस शेयर इशू कर रही है और दूसरा वो शेयर होल्डर जिसको बोनस शेयर मिल रहे हैं। कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। सेक्शन 63 कंपनी फॉलो करती है, CRR डेबिट, प्रीमियम डेबिट, जर्नल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू बोनस शेयर टू शेयर कैपिटल, कहानी खत्म। कंपनी की बुक्स में तो इतना ही काम होता है बस। कंपनी फिर भी एक एंट्री पास करती है रिजर्व्स को कैपिटलाइज करने की, और हम वहां पढ़ते हैं कि कंपनी इसके पैसे नहीं मांग सकती, ये फ्री शेयर्स होते हैं, गिफ्टेड शेयर्स होते हैं। तो कंपनी जब वहां से बोनस शेयर फेंकेगी तो इन्वेस्टर को उसको कैच कर लेगा, और जब इन्वेस्टर उसको फैच कर लेगा, कैच कर लेगा, तो पैसे तो देने नहीं है सर। उन्होंने फेंक के हमने पकड़ लिए, पर फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने पैसे वैसे नहीं देने होते।
बोनस शेयर इन्वेस्टर के लिए 100% फ्री होते हैं। तो इसके लिए क्या है ना, नंबर तो बढ़ जाते हैं, हमने नंबर तो बढ़ा दिए थे, अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं नील। तो इससे होता क्या है, नंबर ऑफ शेयर तो आपके इंक्रीज हो गए लेकिन कॉस्ट आपकी वही है। मान लो मेरे पास 50 शेयर थे, मैंने 5,000 में खरीदे थे, 50 शेयर मेरे पास बोनस के आ गए 1:1, मैंने पैसे इसके दिए नहीं, तो शेयर तो 100 हो गए, अमाउंट वहीं की वहीं है। तो अगर हम मुझसे पूछें कि एवरेज कॉस्ट क्या है, तो एवरेज कॉस्ट में बोलूँगा 5,000 + 0, 50/50। तो पहले जो इसकी कॉस्ट मुझे 100 रुपये नजर आ रही थी वो 50 रुपये रह गई। अब ये एवरेज कॉस्ट क्यों निकालते हैं, जब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो एवरेज कॉस्ट इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट, टोटल शेयर। तो टोटल कॉस्ट ये रही 5,000 + 0, इसकी कॉस्ट तो 0 ही है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इनटू, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, मान लो मैंने 40 शेयर बेच दिए, मान लो मैंने 100 में से 40 शेयर बेच दिए, तो मैं बोलूँगा 40 शेयर के हिस्से में 2,000 रुपये की कॉस्ट आती, और मैं इसका कंपैरिजन कर लूँगा सेलिंग प्राइस के साथ, प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ये तो किया था क्लास में। कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है, इन्वेस्टर को मिलते हैं, इन्वेस्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इन्वेस्टर उसकी एंट्री तो पास कर नहीं सकता क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में डबल इफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जिसकी वैल्यू ही नहीं है, उसकी एंट्री बन ही नहीं सकती। आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर लिख सकते हो, अमाउंट के कॉलम में 0। तो मैं क्या बोलूँगा, देयर विल बी नो अकाउंटिंग एंट्री फॉर बोनस शेयर्स इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की बुक्स में बोनस शेयर की कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती क्योंकि बोनस शेयर्स आर फ्री शेयर्स, और जब कोई आउटफ्लो नहीं है तो मैं एंट्री कैसे पास करूं, डबल एंट्री सिस्टम फेल हो गया। लेकिन मैं अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर बढ़ा देता हूं, अमाउंट के कॉलम में नील, तो मेरी एवरेज कॉस्ट पर शेयर कम हो जाती है। अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिलेगी, अच्छा बाय 1 गेट 1 फ्री, कई बार देखा हमने, हम एक शर्ट खरीदने गए, एक फ्री में आ गई, तो हम कहते हैं 1,000 रुपये की शर्ट है, एक फ्री में आ गई, तो हमें तो 500 रुपये की पड़ी। वही चीज़ शेयर्स में हो रही है, यही चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी। If bonus shares are issued by a company to its shareholders, then there will be no entry in the books of investor because these are provided by company to its member without any further payment. कोई एंट्री पास नहीं होती, कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती, डबल एंट्री सिस्टम फेल हो गया। It can also be said that these shares are received by investor from companies as a gift free of cost. तो फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम की थोड़ा ना एंट्री बनती है। नोट, आफ्टर एक्सेप्टिंग बोनस शेयर्स, बोनस शेयर रिसीव करने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, ड्यू टू विच एवरेज कॉस्ट पर शेयर विल बी रिड्यूसिंग एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोनस शेयर की वजह से एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट तो आपको मिलेगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट देखेंगे कब, जब बेचने लगेंगे। फीफो लीफो अलाउड नहीं होता। तो बोनस शेयर का इफेक्ट हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ नहीं करना होता, सिंपली एक एंट्री लिखनी होती है, 2 बोनस शेयर, नंबर के कॉलम में लिख दो कितने नंबर ऑफ शेयर है, अमाउंट के कॉलम में नील, बस भूल जाओ। उसके बाद एवरेज कॉस्ट के टाइम पे देखेंगे, और एवरेज कॉस्ट के टाइम पे क्या देखना, न्यूमरेटर में 0 लिखना है अमाउंट की जगह, डिनोमिनेटर में शेयर ऐड कर देने हैं आपने, बस। अच्छा, फिर हम चलते चलते आ गए थे कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। ये तो क्वेश्चन करा रखे हैं आपको सारे बोनस के, सारे बोनस के क्वेश्चन करा रखे हैं सर आपको। अच्छा जी, फिर मैं आपको ले आया कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। पहला कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, चौथा डिस्पोजल, अच्छा पांचवा वैल्यूएशन, छठा बोनस शेयर, सातवां राइट शेयर। मैंने आपको इसमें बताया था कि जब कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद, मतलब फर्स्ट इशू के बाद, अगर कोई कंपनी फर्स्ट इशू के बाद कोई सेकंड इशू लाती है
या कोई भी फर्दर इशू लाती है उसको राइट इशू कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक ऑफर देने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी कि क्या आप इन शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। तो अगर कोई कंपनी फर्दर इशू करती है तो पब्लिक में जाने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास आती है और प्राइस भी कम ऑफर करती है। मैंने बोनस शेयर, राइट शेयर का रिविजनरी वीडियो डाला हुआ है, राइट शेयर की पूरी कहानी आपको सुनाई हुई है, वहां पे आप उसको रेफर कर सकते हैं। कंपनी फर्दर इशू लेके आई है, फर्दर इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि क्या आप इस प्राइस पे शेयर खरीदेंगे, इनको ऑफर देती है। और मैंने आपको बताया था कि राइट इशू प्राइस मार्केट प्राइस से कम होता है, उसका रीजन भी बताया था आपको उस चैप्टर में, राइट इशू के चैप्टर में। मार्केट प्राइस चल रहा है मान लो 120 का, कंपनी ने राइट इशू प्राइस रखा है 80 रुपये का, कंपनी ने 40 रुपये सस्ता रखा है। और मैंने इसका रीजन बताया था, कंपनी ऐसा नहीं करती। अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू में जाती है तो उसको एडवर्टीजमेंट, फ्लोटेशन कॉस्ट, बहुत सारे खर्चे बियर करने पड़ते हैं, कट कटा के उसको भी पैसे कम मिलते हैं। तो 120 में शेयर इशू कर भी देंगे तो खर्चे बहुत करने पड़ेंगे आपको। तो कंपनी कहती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाओ और इनको सस्ता शेयर दे दो, ना कोई एडवर्टीजमेंट चाहिए, ना कोई खर्चा चाहिए, घर की बात घर में रह जाएगी, घर से ही पैसा आ जाएगा, और इसलिए सस्ता प्राइस ऑफर करते हैं। और ये प्राइस इस हिसाब से डिज़ाइन होता है कि कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट कम पड़ती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर सस्ता मिल जाता है, दोनों का बेनिफिट हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, आप एडवर्टीजमेंट में लुट जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो जब भी कोई कंपनी फर्दर इशू लेके आती है, जब भी कोई कंपनी फर्दर इशू लेके आती है, वो पब्लिक में जाने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास आती है, एक प्राइस लेके आती है जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से कम होता है, और उसको पूछती है क्या आप इस प्राइस पे शेयर लेना चाहेंगे। और अगर वो मान जाता है तो हम बोलते हैं कि राइट सब्सक्राइब हो गया, और अगर वो नहीं मानता तो फिर हम पब्लिक के पास जा सकते हैं। ये पूरी कहानी आपको मैंने राइट शेयर के चैप्टर में बताई थी। अब हम जरा इन्वेस्टर के बुक्स में आते हैं। इन्वेस्टर के पास ऑफर आई कि आप एक के बदले में एक राइट शेयर ले सकते हैं, और वो भी 120 का एक शेयर 80 में। इन्वेस्टर खुश हो गया, इन्वेस्टर कहता 40 रुपये सस्ता दे रहे हैं। इन्वेस्टर ने क्या करा, कंपनी की दी हुई ऑफर एक्सेप्ट कर ली और कंपनी को 80 रुपये दे दिए। और जब कोई इन्वेस्टर कंपनी से मांगे गए पैसे दे देता है तो एक सिंपल सी एंट्री पास कर लेता है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। मेरे पास राइट इशू आया, मैंने सब्सक्राइब कर लिया, तो मैंने कंपनी के जितने पैसे बनते थे दे दिए, कंपनी मेरे को शेयर दे देगी, मैं कंपनी को पैसे दे दूंगा, एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और मैंने एक मज़ेदार बात बताई थी, जब भी हम शेयर खरीदते हैं सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं, सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है आपको, स्टैम्प ड्यूटी भी खर्चा करना पड़ता है, STT भी लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम कंपनी से डायरेक्टली शेयर लेते हैं तो ये हमारी प्राइमरी मार्केट है। जब कोई शेयर कंपनी से आएगा, ना ब्रोकर चाहिए, ना आपको स्टैम्प ड्यूटी चाहिए, कोई खर्चा वर्चा नहीं, बस जो उन्होंने पैसे मांगे वो दो, शेयर का अलॉटमेंट ले लो, कोई खर्चा वर्चा नहीं, कुछ नहीं। तो जितना भी राइट इशू है बिना एक्सपेंस के मिलता है आपको। तो सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट भी समझाई थी आपको। कंपनी से डायरेक्ट शेयर मिलता है तो वो प्राइमरी मार्केट से मिल रहा है आपको, और स्टॉक मार्केट से खरीदोगे तो वो सेकेंडरी मार्केट है आपकी। सेकेंडरी मार्केट में सब ट्रेडर लोग बैठे हुए हैं, खर्चा लेंगे फिर आपसे। तो बोनस शेयर प्राइमरी मार्केट में आते हैं, कंपनी से आते हैं, राइट शेयर कंपनी से आते हैं। तो राइट शेयर में आपको खर्चे वर्चे जोड़ने की जरूरत नहीं, राइट इशू प्राइस ही आपकी कॉस्ट होती है, और एंट्री पास करनी होती है इन्वेस्टमेंट टू बैंक। दूसरा केस, कंपनी से मेरे पास ऑफर आई, कंपनी से मेरे पास ऑफर आई 1:1 की, मेरे पास 500 शेयर हैं, तो 1:1 के हिसाब से मेरे पास 500 शेयर की ऑफर आ गई, और कंपनी कहती है 120 का एक शेयर 80 में देंगे। मेरी आंखें लालच से भरी हुई हैं क्योंकि 40 रुपये का बेनिफिट आ रहा है, कंपनी का शेयर 40 रुपये सस्ता मिल रहा है आपको। पर मैंने जब अपनी जेब में हाथ मारा, पैसे आई नहीं। मैं ऑफर का क्या करूं, जब मेरे पास शेयर खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है तो मैं शेयर खरीदूंगा कैसे। तो अगर इन्वेस्टर के पास पैसे का इंतजाम नहीं है तो वो कंपनीज एक्ट में दी गई स्पेशल पावर का यूज कर सकता है। और कंपनीज एक्ट में स्पेशल पावर क्या है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खुद राइट शेयर सब्सक्राइब करने की कंडीशन में नहीं है, या उसके पास पैसा नहीं है, सेविंग्स नहीं है, तो वो अपना राइट अपने किसी भी फ्रेंड, अपने किसी भी रिलेटिव,
अपने किसी भी जानकार बंदे की फेवर में री अनाउंस कर सकता है। मतलब वो जो कंपनी की तरफ से एक ऑफर लेटर आया है, वो ऑफर लेटर वो किसी को भी पकड़ा सकता है और उसको कह सकता है मेरे बिहाफ पे वहां से शेयर लिया, तेरा नाम मेरा चलेगा, काम तेरा हो जाएगा। तो मान लो मिस्टर राम को ऑफर आई है, मिस्टर राम के पास पैसे हैं नहीं, तो मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को वो ऑफर लेटर दिया और उसको बोला कि मार्केट में 120 का शेयर है, मेरा नाम लेगा, राम का नाम लेगा तो तेरा फायदा ही फायदा है, राम का नाम लेते ही सबका फायदा है। राम का नाम जाके लेगा तो 120 का शेयर 80 रुपए में मिल जाएगा तेरे को। तो मैंने वो अपना जो ऑफर लेटर था, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैं खरीद नहीं पाया, मैंने अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया कि जा तू ले आ, और वो कंपनी से 80 रुपए में शेयर ले आएगा। तो फिर मेरी बुक्स में तो कोई एंट्री बनती नहीं, मैंने कौन सा खरीदे हैं, जिसने खरीदे वो एंट्री पास कर ले। लेकिन सर ये है भौतिक दुनिया, मैं किसी का फायदा क्यों कराऊं? ऑफर मेरी है, 120 का शेयर 80 में मेरे को मिल रहा है, मेरे पास पैसे थे नहीं, मैं किसी का और का फायदा क्यों कराऊं? मैं अपना राइट किसी और की फेवर में क्यों री अनाउंस करूं? तो मैंने आपको बताया था कि हम उसके भी पैसे लेते हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, हम सामने वाले को समझाते हैं 120 का शेयर 80 में मिल रहा है, 5 रुपए हमें दे दे, ये ऑफर लेटर ले जा, तेरे को तो फिर भी 85 में पड़ेगा, 5 मुझे दे दे, 80 कंपनी को दे दे, तेरी कॉस्ट तो फिर भी 85 रुपए है। तो वो जो 5 रुपए हम अपना ऑफर लेटर, शेयर नहीं बेच रहा मैं, वो बाहर की बार एक कूपन आया था, वो कूपन उसको दे दिया, 5 रुपए ले लिए, इसको बोलते हैं सेल ऑफ राइट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये 13 कहता है सेल ऑफ राइट को आप इनकम मान के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। तो मैं पहली एंट्री मारूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, और दूसरी एंट्री मारूंगा सेल ऑफ राइट टू P&L। अच्छा, सेल ऑफ राइट को हमने P&L में डाल दिया था। दो ही केस बनते हैं, मेरे पास ऑफर आई, मैंने शेयर सब्सक्राइब कर लिए, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। मेरे पास ऑफर आई, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैंने किसी और की फेवर में री अनाउंस कर दिया और उससे नॉमिनल सा चार्ज ले लिया, मतलब चलो कुछ तो कमाया, तो वो हमारी इनकम है। बैंक टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट टू P&L, ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी सर। ये देखो आप, राइट शेयर्स के दो केस बनते हैं। सिचुएशन 1, राइट शेयर आपने खरीद लिए हैं। सिचुएशन 2, राइट शेयर्स आर सोल्ड टू सेकंड पर्सन। मैं लेक्चर नंबर 3 पे आ गया, मैंने यहीं पे बात खत्म करके अगले लेक्चर में फिर से शुरू की होगी। सिचुएशन 1, अगर मैं राइट शेयर खरीद लेता हूं तो एक एंट्री मारेंगे हम इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इन केस राइट शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर एट राइट इश्यू प्राइस, देन इन्वेस्टर पार्टी शुड रिकॉर्ड द। मेरे पास ऑफर आई, मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैंने पेमेंट दे दी, मैंने एंट्री मार दी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। लेकिन इसमें एक नोट भी लिखवाया था आपको, दीज शेयर्स आर परचेज्ड बाय इन्वेस्टर डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी, मतलब प्राइमरी मार्केट, ड्यू टू विच देयर विल बी नो एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर सच एज ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, STT, कोई खर्चा वर्चा नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो मिस्टर ए परचेज्ड 5000 शेयर, सेकेंडरी मार्केट से खरीदे, मिस्टर ए परचेज्ड राइट शेयर, ये प्राइमरी मार्केट से खरीदे, बोनस शेयर प्राइमरी मार्केट में, जो शेयर डायरेक्टली कंपनी से आएगा, कंपनी से नया इशू हो, वो प्राइमरी मार्केट है। अच्छा, पूरी कहानी सुनाई थी बेटे आपको ये। अच्छा, फिर सेल ऑफ राइट लिखवाया होगा आपको, ये देखो सेल ऑफ राइट। इफ एनी इन्वेस्टर ट्रांसफर्स हिज राइट शेयर्स, शेयर्स नहीं बेच रहा, राइट ट्रांसफर कर रहा हूं, इन द फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन in consideration of some nominal charge, it will be considered as sale of right. The following entries should be recorded in the books of accounts: बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट टू P&L। ये तो इनकम है। कुछ बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप किया कि जिंदल सर, जब हम सेल ऑफ राइट करते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अमाउंट के कॉलम में एंट्री क्यों नहीं मारी, क्योंकि शेयर बेचे आपने। नहीं, शेयर कहाँ बेचे, राइट बेचा। मेरे पास एक कूपन आया, वो कूपन किसी को दे दिया कि मेरा नाम लेके वहां से शेयर ले ले। मेरे जो ओरिजिनल शेयर थे 500, वो तो 500 ही हैं। वो जो 500 की एक और ऑफर आई थी, वो नहीं खरीदे मैंने, वो किसी और को दिलवा दिए और उससे नॉमिनल चार्ज ले लिया, क्योंकि लेटर मेरा था और मेरा नाम इस्तेमाल करके सस्ते शेयर ले लेगा वो।
तो ये शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, राइट्स बेच रहे हैं। राइट्स को बेचने के लिए जो नॉमिनल पैसा है वो इनकम है आपकी, वो इनकम P&L में जा रही है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी बताई थी मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताई थी सर, इसमें एक एक्सेप्शन बताई थी। और वो एक्सेप्शन क्या थी? इस एक्सेप्शन के हिसाब से आपका जो सेल ऑफ राइट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ना जाके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नहीं समझे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट टू P&L, ये एंट्रीज होती नहीं। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे और हम इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना करते थे। हमने इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना था। 99% केसेस में सेल ऑफ राइट आपका P&L में जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग सेल ऑफ राइट को इनकम में लेके जाने की बजाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानो आप, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट को रिड्यूस करो। हमने क्वेश्चन लिया, उसमें लिखा हुआ था मिस्टर ए परचेज्ड 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 120। मैंने आपको मार्केट प्राइस बता दिया बिफोर राइट इशू, मार्केट में चल रहा था 130, और मार्केट प्राइस हो गया आफ्टर राइट इशू, ये मान लेते हैं हमारा 90 रुपीज़ का। ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये बात कहता है, अगर आपको ये पता हो कि राइट इशू से पहले क्या मार्केट प्राइस था, राइट इशू के बाद क्या मार्केट प्राइस है, राइट इशू के बाद मार्केट प्राइस गिरेगा क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी शेयर्स की, तो देखो डिक्लाइन है कि नहीं है। 40 रुपये पर शेयर का डिक्लाइन आ गया, 40 रुपये पर शेयर का डिक्लाइन इन वैल्यू आ गया। और ये डिक्लाइन किसकी वजह से आया? राइट की वजह से। ये आपके पास ओरिजिनल शेयर्स हैं, मैं राइट शेयर की बात ही नहीं कर रहा, ये मेरे ओरिजिनल शेयर्स हैं। तो ओरिजिनल शेयर्स पे 40 रुपये मल्टीप्लाई करो 500 इंटू 40, तो ये आ जाएंगे आपके 20,000 रुपये, है ना? हाँ 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये आपका डिक्लाइन आ गया वेल्थ में, ओरिजिनल शेयर्स में। राइट इशू की वजह, अगर आपने ये शेयर राइट इशू होने से पहले पहले बेच दी होते तो 130 पे बेच देते, आपने शेयर बेचे नहीं, लेके बैठे रहे। राइट इशू आने की वजह से रेट 90 आ गया, 40 रुपये रेट गिर गया। 40 रुपये रेट गिरने से आपको 500 शेयर्स पे 20,000 का डिक्लाइन फेस करना पड़ेगा। अब आते हैं सेल ऑफ राइट पे। तो जो सेल ऑफ राइट है मान लेते हैं ये 14,000 रुपये का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है राइट शेयर की वजह से आपका नुकसान 20,000 का हो गया। अगर रिकवरी 14,000 की हो भी रही है तो कोई खास बात नहीं, ये 14,000 के 14,000 आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, P&L में नहीं डालोगे आप, इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानेंगे हम। अगर आपका सेल ऑफ राइट 21,000 रुपये है तो 21 के 2 टुकड़े कर दो, 20,000 का डिक्लाइन अप टू डिक्लाइन, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, और जो डिक्लाइन से ऊपर आपने रिकवर कर लिया अब आपकी इनकम है, ये P&L में जाएगा। तो अगर आपका डिक्लाइन तक सेल ऑफ राइट है वो सारा रिकवरी मानते चलो, और डिक्लाइन के ऊपर वाला जो रिकवरी है वो इनकम मान सकते हो आप। फिर मैं आपको ले आया था कॉन्सेप्ट नंबर 8 में, अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड्स में। मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो शेयर्स खरीदने पे इनकम होगी, तो शेयर्स पे जो इनकम होगी इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड कमाने के लिए तो इन्वेस्टमेंट किया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम टू P&L, दो ही तो एंट्रीज बनती हैं, बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू P&L, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड एंड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू P&L, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट टू P&L। चाहे सेल ऑफ राइट हो चाहे डिविडेंड हो, प्राइमा फेसी तो वो इनकम है, P&L में जाने चाहिए। लेकिन सर एक्सेप्शन अपना काम करता है, जैसे राइट शेयर में एक्सेप्शन बताया था मैंने अभी सेल ऑफ राइट का, वैसे ही आपको यहाँ पे भी एक्सेप्शन पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपका डिविडेंड एक्सेप्शन में फॉल करता है तो इस डिविडेंड को भी रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे, P&L में नहीं लिखेंगे। आमतौर पे सेल ऑफ राइट और आपका डिविडेंड P&L में ही जाना चाहिए, इनकम होती है, पर अगर एक्सेप्शन लग गई तो फिर ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट बनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कॉलम में आ जाएगा। राइट की एक्सेप्शन तो मैंने समझा दिया आपको, कम राइट और डिक्लाइन वाली।
अब डिविडेंड में भी एक एक्सेप्शन मैंने क्लास में बताई थी आपको, और इसका नाम था प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड मैंने बड़े प्यार से समझाया था आपको कि मान लो करंट ईयर है, करंट ईयर में इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर को मिला डिविडेंड, रिसीव्ड डिविडेंड। मैं मान लो करंट ईयर की अकाउंटिंग कर रहा हूं और करंट ईयर की अकाउंटिंग में मेरा जो इन्वेस्टर है इसको डिविडेंड मिल गया। तो एक बात मैंने क्लास में उछल उछल के डांस कर करके जोर जोर लगा के एक ही बात बोलता रहा, करंट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा प्रीवियस ईयर के लिए मिलेगा। करंट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा वो प्रीवियस ईयर के लिए मिलेगा। जिंदल सर इंटरिम डिविडेंड की बात मत करो अभी ना, मैं सिंपल डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। इंटरिम एक अलग केस है, अलग से बताऊंगा। करंट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा वो पिछले साल के लिए मिलेगा। करंट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा पिछले साल के लिए मिलेगा। बार बार कहता हूँ ये बात, क्यों? क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड करंट ईयर की एजीएम के बाद गया होगा। इस साल का डिविडेंड इस साल पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले हम पूरा साल काम करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होगा, फिर हम अकाउंट्स का ऑडिट कराएंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे, अगले साल एजीएम बुलाएंगे, एजीएम में डिविडेंड पास कराएंगे, तो अगले साल पे करेंगे। तो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर जाता है हमेशा। तो करंट ईयर में इन्वेस्टर को जो डिविडेंड मिला वो हमेशा फॉर प्रीवियस ईयर होगा। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि जितने भी शेयर इन्वेस्टर के पास पिछले साल में थे, इन्वेस्टर को डिविडेंड किस साल का मिला? प्रीवियस ईयर का। तो इन्वेस्टर से पूछो कि पिछले साल में कितने शेयर थे। मैंने इन्वेस्टर का देखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसके पास एक ओपनिंग बैलेंस है, एक इसने परचेज किया है, एक इसको बोनस मिल गया और एक इसको राइट इश्यू मिल गया। और ये बेचारा कंफ्यूज्ड है कि मैं डिविडेंड की अकाउंटिंग कैसे करूं। तो पहली बात, बोनस इश्यू और राइट इश्यू पे तो डिविडेंड मिल ही नहीं सकता। क्यों क्यों क्यों? डिविडेंड बताओ किस साल का है? डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, तो कंपनी पिछले साल की कैपिटल पे रेट लगाएगी। तो बोनस इश्यू, राइट इश्यू करंट ईयर में इश्यू है, तो कंपनी जो कैपिटल इस साल इश्यू करेगी उस पर डिविडेंड अगले साल देगी। तो पिछले साल का डिविडेंड बोनस और राइट पे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये कैपिटल प्रिवेल ही नहीं करती थी। तो कंपनी क्या करती है? अपनी शेयर कैपिटल देती है, उस पर रेट लगाती है, डिविडेंड पे कर देती है। तो बोनस इश्यू और राइट इश्यू कंपनी के कैपिटल में थे ही नहीं। तो कभी भी आपने करंट ईयर में डिविडेंड का रेट ना बोनस पे लगाना ना राइट पे लगाना है। अब बचे दो मुद्दे। इन्वेस्टर के पास एक ओपनिंग बैलेंस है, एक परचेज है। तो मैं इन्वेस्टर को समझाऊंगा कि जो डिविडेंड आपने करंट ईयर में रिसीव किया है वो डिविडेंड आपका पिछले साल का है। तो बताओ पिछले साल में कुछ शेयर थे क्या? वो कहता हाँ जी, मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस वाले पिछले साल में ही थे। अच्छा, डिविडेंड पिछले साल का और ये ओपनिंग बैलेंस भी पिछले साल का, तो जितना डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस पे बनता है ये आपकी इनकम है, ये P&L में जाएगा। लेकिन जो शेयर आपने करंट ईयर में खरीदे हैं, जो आपने परचेज किए हैं, एक ओपनिंग बैलेंस, एक बोनस और एक राइट, इस पे तो हटा दो, ये परचेज वाले शेयर कहाँ से खरीदे जाते हैं? स्टॉक मार्केट से। प्राइमरी मार्केट से तो बोनस और राइट आता है, शेयर खरीदे जाते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में कंपनी का पुराना शेयर होता है, कंपनी इस पे डिविडेंड देगी। कंपनी को कोई मतलब नहीं किसके पास है। जिस दिन कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है उस दिन जिसके नाम पे होते हैं उसका चेक बन जाता है। हम इन्वेस्टर से पूछेंगे ये शेयर आपने कब खरीदे? बोलेगा जी करंट ईयर में। तो डिविडेंड तो पिछले साल का है। तो अगर शेयर खरीदे करंट ईयर में, डिविडेंड जा रहा है इस पे पिछले साल का, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपका। ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा, P&L में डालना है। और जो आपने करंट ईयर में शेयर खरीदे हैं उस पे पिछले साल का डिविडेंड है वो हमेशा प्री होगा, और उसको आपने रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानना है। रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्यों मानना है? मैंने ये भी कहानी सुनाई थी कि जब आप मार्केट से, स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदने जाएंगे तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा। क्यों कम डिविडेंड क्यों मिलेगा? क्योंकि जो पुराना इन्वेस्टर है वो इसको बोलेगा कि यार कंपनी ने डिविडेंड पे करना है, सारा साल इन्वेस्टमेंट मैंने रखी है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं बेच के जा रहा हूँ, अब मेरे को तो डिविडेंड मिल नहीं सकता क्योंकि मैं बेच के जा रहा हूँ। वो डिविडेंड आपको मिलेगा तो है वो मेरा, तो वो डिविडेंड के पैसे पहले ही प्लस करके परचेज में ले लेता है।
तो हम शेयर हमेशा मार्केट से कम डिविडेंड ही खरीदते हैं, लिखा हो या ना लिखा हो। राइट के केस में तो कम राइट एक्स राइट लिखा होता है, लेकिन डिविडेंड के केस में आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस है, ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी ये शेयर पिछले साल भी थे, इस पे जो डिविडेंड मिला वो पोस्ट है, P&L में डाल दो। लेकिन जो शेयर आपने करंट ईयर में खरीदे हैं, क्या ये पिछले साल में थे? नहीं थे, तो इस पे पिछले साल का डिविडेंड आपको कैसे मिल गया? क्योंकि आपने कम डिविडेंड खरीदा होगा, इसलिए इस पे जो डिविडेंड मिलेगा उसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट मान के आपने कॉस्ट में एडजस्ट करना है। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। बोनस राइट पे लेना ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस पे P&L पे डाल दो और परचेज में आप रिकवरी ऑफ कॉस्ट मान दो। और एक मैंने टिपिकल केस और कराया था आपको। क्या टिपिकल केस था? मैं आपको ओपनिंग बैलेंस, परचेज, बोनस और राइट, इन पे तो डिविडेंड बनता ही नहीं, ये तो न्यू कैपिटल है, डिविडेंड पिछले साल का है। इस पे प्री बनेगा, क्योंकि ये पिछले साल में शेयर मेरे पास थे ही नहीं, तो डिविडेंड मेरे पास जो आएगा मैं उसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट मान लूंगा। बात है ओपनिंग बैलेंस की। क्वेश्चन है इसकी हिस्ट्री बता दी कि प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में हमने जो शेयर्स हैं ये वाले, ये हमने 1 जनवरी को खरीदे थे। ओपनिंग बैलेंस 1/4 का है और क्वेश्चन है मुझे हिस्ट्री बता दी कि मैंने इसको पिछले साल में 1 जनवरी को खरीदा था। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो जब कंपनी को, जब इन्वेस्टर को प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर में 2 हिस्से हैं, 9 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो मैं इससे पूछूंगा कि क्या आपके पास पिछले साल कुछ शेयर थे? ये बोलेगा हाँ मेरे पास पिछले साल शेयर थे। मैंने बोला था कब खरीदे थे? वो कहते ये शेयर तो थे, 3 महीने के लिए थे, क्योंकि मैंने जनवरी में खरीदे थे। तो पिछले साल का जो डिविडेंड आएगा उसमें 9 महीने का प्री है, 3 महीने का पोस्ट है, उस डिविडेंड का ब्रेकअप करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था पेपर में इतना डेप्थ में उतरता नहीं है। मैंने क्लास में पूरी सिचुएशन समझाई थी, लेकिन मैंने बोला था पेपर में ना इतनी डेप्थ में उतरता नहीं है। लेकिन सर बेशरम एग्जामिनर है, इंटर के बच्चों पे जुल्म कर सकता है, इस तरह का पॉइंट बना के दे सकता है। तो बोनस और राइट पे नो डिविडेंड, करंट ईयर में जो खरीदेंगे पक्का प्री डिविडेंड, और जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे होना तो इनकम चाहिए, लेकिन ओपनिंग बैलेंस की अगर हिस्ट्री पिछले साल की दे दे कि हमने पिछले साल में कब खरीदा था, तो मंथ वाइज आपको देखना पड़ सकता है कितना प्री कितना पोस्ट। तो सीधी सीधी बात यह है, शेयर खरीदने के बाद का डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन होता है। अच्छा, मैं दोबारा से सिंप्लीफाई करता हूं। अगर मुझे कोई डिविडेंड मिला और वो डिविडेंड उस पीरियड के लिए मिला जो शेयर खरीदने के बाद है, ये बात एक कॉमन है बेटे, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, लेकिन पैसा लगाओ लेकिन इनकम पहले की वो नहीं मानी जाएगी, वो प्री एक्विजिशन है। शेयर खरीदे करंट ईयर में, डिविडेंड आ रहा है प्रीवियस ईयर का, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। शेयर खरीदे गए जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने मेरा पोस्ट डिविडेंड है खरीदने के बाद का, उसके पहले वाला प्री है। ये पूरी सिचुएशन मैंने क्लास में पूरा एक लेक्चर लगा दिया था इसके ऊपर, पूरी एक क्लास मैंने डिविडेंड को दे दी थी। मैं अभी दिखा देता हूं आपको, ये देखो आप, as per the provision of AS 13, pre-acquisition dividend should not be considered as income, but it will be considered as recovery of cost and it will be transferred to investment account. हम एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री मारेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मीनिंग ऑफ प्री एक्विजिशन भी लिखवाया आपको मैंने। इफ एनी डिविडेंड इज रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर, ठीक है जी, फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के लिए मिलता है, बट इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड इन करंट ईयर, देन सच डिविडेंड शुड बी कंसिडर्ड एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। पूरी कहानी सुनाई, क्वेश्चन नंबर 23 कराया। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 19वां कराया, 19वें के बाद फिर आपको होमवर्क दिया 2 और 6, फिर लेक्चर नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 कराया, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कराया, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद फिर हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। ये वाकई में सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था।
जब हम क्लास में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के क्वेश्चन करते हैं तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम डिबेंचर्स के क्वेश्चन में आते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लगता है। वो टफ इसलिए लगता है कि डिबेंचर के साथ एक रेट फिक्स होता है, इक्विटी शेयर के साथ कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता। डिविडेंड आएगा तो अकाउंटिंग करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के केस में 5%, 7%, 10%, 8%, 15% कोई ना कोई कूपन रेट अटैच रहता है। तो जब हम डिबेंचर की सेल परचेज करते हैं तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साथ में चलती है, और वो भी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले तो हमने इंटरेस्ट पे फोकस किया था, और मैंने क्लास में एक आपको बात बताई थी कि हमेशा ये देखा करो कि इंटरेस्ट पेमेंट के डेट्स क्या हैं क्वेश्चन के अंदर। मान लो हमने क्वेश्चन पढ़ा और इंटरेस्ट की पेमेंट है जून और दिसंबर में, इंटरेस्ट की पेमेंट है जून और दिसंबर में, साल में 2 बार। तो अब हम ये देखेंगे ट्रांजैक्शन कब हो रही है। मान लो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है जून और दिसंबर में, और मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं 1 मई को। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 1 मई से पहले, 1 मई से पहले पिछली बार ब्याज कहाँ तक का सेटल्ड है। तो मैं ये देखूंगा कि जून तो अभी आया नहीं, क्योंकि मैं मई में खड़ा हूँ, जून तो अभी आया नहीं, तो पिछली बार ब्याज दिसंबर तक सेटल्ड होगा। इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का ब्याज ट्रांजैक्शन में आपको लेके चलना पड़ेगा। तो मान लो मैं डिबेंचर खरीद रहा हूँ, तो मैं डिबेंचर खरीद रहा हूँ तो कोई ना कोई बेच रहा होगा। तो जो डिबेंचर बेचेगा उसको डिबेंचर की कीमत भी चाहिए और उसको 4 महीने का ब्याज भी चाहिए। क्यों? वो हमें बोलेगा कि तुम्हें कंपनी से 6 महीने का ब्याज मिलेगा जून में, लेकिन 4 महीने का ब्याज मेरा बनता है, तो 4 महीने का ब्याज मुझे दो, कंपनी से 6 महीने का रिकवर कर लेना, तुम्हारा 2 महीने का इनकम आ जाएगा मई और जून का। ये पूरी कैलकुलेशन हमने की थी, और इसी कैलकुलेशन की वजह से हमारा ये चैप्टर कॉम्प्लिकेट हो गया था। आप चाहे डिबेंचर खरीदो, आप चाहे डिबेंचर बेचो, मान लो ये ट्रांजैक्शन बेचने की है, तो मैं सामने वाले से बोलूंगा कि 4 महीने का ब्याज भी दे और डिबेंचर की कीमत भी दे। सेल करूंगा तो ब्याज भी लूंगा, डिबेंचर के पैसे भी लूंगा। परचेज करूंगा तो डिबेंचर के पैसे देने पड़ेंगे, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा डेट्स के हिसाब से। तो आपने हमेशा क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन आपको दे रखी होती है उसका कंपैरिजन आपने करना है इंटरेस्ट डेट के साथ। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ 1/9 को, तो मैं सितंबर में खड़ा हूँ, सितंबर के नियरेस्ट क्या है, दिसंबर, दिसंबर तो अभी आया नहीं, तो पिछला ब्याज जून तक का सेटल्ड होगा, तो इसका मतलब जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, 2 महीने का ब्याज मुझे सेटल करना पड़ेगा इन एडिशन टू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर की सेल परचेज के साथ आपको ब्याज लेके चलना पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के आपको ट्रांजैक्शन मिलेंगे, एक एक्स इंटरेस्ट और एक कम इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है, हमेशा एक्स इंटरेस्ट मान के चलो, मार्केट में यही ट्रेडिशन है। अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन बता रखी हो तो उसके हिसाब से, नहीं बता रखा तो एक्स इंटरेस्ट मान के बना दो। दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है, इसमें जो परचेज प्राइस दे रखा होगा इसमें आपको ब्याज प्लस करके देना पड़ेगा। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो जो मान लो डिबेंचर 108 में खरीदा है तो 108 सिर्फ डिबेंचर के हैं, ब्याज अलग से दो। और अगर लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट, कम का मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मान लो 108 रुपये लिखा है तो 108 रुपये लमसम प्राइस है, इसमें से आपको ब्याज हटाना पड़ेगा तो डिबेंचर का परचेज प्राइस आएगा। यानी एक्स इंटरेस्ट में पैसे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ब्याज प्लस करके देना होता है, कम इंटरेस्ट एक लमसम प्राइस होता है उसमें पैसे कम जाते हैं क्योंकि उसमें ब्याज के और डिबेंचर के दोनों के पैसे होते हैं, तो उसमें से ब्याज हटाएंगे तो डिबेंचर की कीमत पता लगती है हमें। तो वर्किंग नोट हमेशा आपको कम इंटरेस्ट में बनाना पड़ता है क्योंकि कम इंटरेस्ट में इंक्लूसिव प्राइस होता है आपका। तो प्राइस का भी बड़ा चक्कर था इसके अंदर, बाकी तो इसके अंदर प्रैक्टिस थी। इसमें मैंने एग्जाम्पल करवाया पहले आपको, ये देखो मैंने सीधा कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, मैंने एग्जाम्पल 1 कराया एक्स इंटरेस्ट का। ये बेटे आपको खुद रिवाइज करने पड़ेंगे, है ना। मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा सकता हूँ, क्वेश्चन रिवाइज नहीं करा पाऊंगा। मैंने कोई चीज़ क्लास में जल्दबाजी नहीं कराई। एग्जाम्पल 1 एक्स इंटरेस्ट, पूरी कैलकुलेशन कराई, फिर उसका फॉर्मेट बना के दिखाया। फिर एग्जाम्पल 2
ये एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 के बाद फिर मैंने कराया एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 के बाद फिर मैंने कराया इसमें एग्जाम्पल 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल करवाने के बाद जब मुझे लगा कि आपको कैलकुलेशन करनी आ गई है, लेक्चर ख़त्म कर दिया। फिर मैं लेक्चर नंबर 5 पे आ गया और क्वेश्चन नंबर 17 कराया आपको। एटीन कराया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी लिमिटेड वाला क्वेश्चन। 16 कराया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोनांजा वाला क्वेश्चन। 27 कराया, अल्फा गामा वाला क्वेश्चन। फिर मैं आ गया लेक्चर नंबर 6 पे। मैंने फिर कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको। मैंने सबसे पहले आपको एक ब्रोकरेज का पॉइंट बताया था। डिबेंचर के क्वेश्चन में आप चाहे डिबेंचर परचेज करो या सेल करो, एक तो उसमें आपने एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का आपने ध्यान रखना है। और एक आपने ध्यान रखना है ब्रोकरेज का। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेरा जो परचेज प्राइस है ये 108 रुपये है और ये कम इंटरेस्ट है, 2% ब्रोकरेज है। अब हम टेंशन में कि ब्रोकरेज किस पे लगाएं, 108 पे लगाएं या 108 में से पहले इंटरेस्ट माइनस करें, कॉस्ट निकालें तो इस पे 2% लगाएं। ये दो ऑप्शन बनते हैं, या तो 108 पे सीधा 2% लगा दें या ब्याज लेस करके लगाएं। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि क्वेश्चन में दो तरह की वर्डिंग दे रखी होती है। या तो 2% ब्रोकरेज आपको साफ साफ लिखा होगा कि परचेज प्राइस पे निकाल दो। अगर परचेज प्राइस पे ब्रोकरेज निकालने की बात करें तो 108 लो, सीधा 2% करो, ब्रोकरेज आ जाएगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कह दे 2% ब्रोकरेज कॉस्ट पे निकालो, अगर ब्रोकरेज कॉस्ट पे निकालने के लिए बोले तो 108 में से पहले ब्याज माइनस करो, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, इस पे फिर आप 2% लगाओगे। जैसी वर्डिंग है वैसा आंसर है। अगर परचेज प्राइस पे निकालनी है तो इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं, टोटल प्राइस पे लगा दो। और अगर कॉस्ट वर्ड यूज़ करे तो ब्याज हटाओ फिर कॉस्ट पे लगाओ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो स्टडी मटेरियल ने सारे क्वेश्चंस में ये वर्किंग फॉलो की हुई है। जो प्राइस आपको दे रखा होता है सीधा उस पर ब्रोकरेज निकाल देते हैं, ब्याज माइनस करके नहीं निकालते। तो परचेज प्राइस पे निकालना हमेशा। ये देखो आप, अगर आपको ब्रोकरेज निकालने में परेशानी आए कभी भी डिबेंचर्स के क्वेश्चन में, तो ब्रोकरेज के 3 क्वेश्चन बनते हैं, कॉस्ट, परचेज प्राइस, क्वेश्चन साइलेंट। अगर तो कॉस्ट पे निकालनी है सर तो एक्स इंटरेस्ट में तो दिक्कत ही नहीं होती है, एक्स इंटरेस्ट में तो ब्याज ही बाहर होता है, सीधा प्राइस लो, परसेंटेज लगाओ। लेकिन कम इंटरेस्ट के केस में आपको ब्रोकरेज निकालनी है कॉस्ट पे, तो पहले ब्याज माइनस होगा फिर परसेंटेज लगेगी। लेकिन अगर आपको परचेज प्राइस पे निकालना है, एक्स इंटरेस्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। प्रॉब्लम कम इंटरेस्ट वाले केस में फॉर्मूला चेंज हो गया। ये देखो आप, मेन तो इसका कंपैरिजन है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है आपका तो आईसीआई क्या करता है, परचेज प्राइस इनटू परसेंटेज लेता है। हम ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, मतलब अजम्पशन देनी पड़ेगी आपको कि हमने कॉस्ट पे कैलकुलेट किया है जी। प्रैक्टिकल लाइफ में परचेज प्राइस पे निकल जाता है। आईसीआई सारे क्वेश्चन में परचेज प्राइस लेता है। तो कम इंटरेस्ट के केस में प्रॉब्लम आएगी। एक्स इंटरेस्ट में तो ब्रोकरेज निकालने में दिक्कत ही नहीं है। एक्स इंटरेस्ट में तो जो प्राइस दे रखा होता है उसमें ब्याज बाहर ही होता है, प्राइस लो सीधा मल्टीप्लाई करो। पंगा आएगा कम इंटरेस्ट में। कम इंटरेस्ट में दो वर्डिंग, या तो परचेज प्राइस पे ब्रोकरेज निकलेगी या कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी। परचेज प्राइस पे है तो जो दे रखा है उस पर परसेंटेज लगा दो, कॉस्ट पे है तो पहले ब्याज माइनस करो फिर कॉस्ट निकालो फिर उस पर निकालो। एक तो हमने ब्रोकरेज का पॉइंट डिस्कस किया था। एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था, ये वाला पॉइंट। इसमें क्या बताया था, मान लो साल में 2 बार ब्याज पे होता है, जून में और दिसंबर में। और हमारी जो इन्वेस्टर है
हमारा जो इन्वेस्टर है इन्होंने डिबेंचर बेच दिए। इन्वेस्टर सोल्ड डिबेंचर्स ऑन 30 जून। लो जी, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन डेट एंड इंटरेस्ट डेट सेम है जी। 30 जून को कंपनी से ब्याज आना था और 30 जून को ही हमने डिबेंचर बेच दिए। तो मुझे एक बात बताओ, जब 30 जून को आपको ब्याज आना है और 30 जून को ही आप डिबेंचर बेच रहे हो, तो जिसको आपने डिबेंचर बेचे होंगे वो आपको ब्याज क्यों देगा? वो आपको बोलेगा ओए तुम्हें कंपनी से आ तो गया। अच्छा भाई, अगर ये ट्रांजैक्शन 1/8 को होती है तो आप सामने वाले को कह सकते हो कि हमें जून तक का ब्याज मिल गया, जुलाई का ब्याज नहीं मिला, तो जुलाई का ब्याज दे दो भैया, 1 महीने का ब्याज दे दो, वो दे देगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, आप डिबेंचर बेच रहे हो जून में, ब्याज भी 30 जून को आना है, तो वो आपको कहेगा ब्याज तुमने कंपनी से ले तो लिया, मेरे से क्यों ले रहे हो? तो अगर आपको क्वेश्चन में सेल परचेज की डेट और ब्याज की डेट सेम मिल जाए तो आपको सेल परचेज के ट्रांजैक्शन में ब्याज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारा ब्याज कंपनी से आ जाएगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, पहले आप ब्याज को सेटल कर लो कंपनी के साथ, जितने डिबेंचर आपके पास हैं। जब आपका ब्याज सेटल हो जाए, आप सेल परचेज की एंट्री मारो और ब्याज 0। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था एक्स इंटरेस्ट। अबे इंटरेस्ट है ही नहीं, काहे का एक्स इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट है ही नहीं, काहे का कम इंटरेस्ट? जब सारा ब्याज तो आपने कंपनी से ले लिया तो ब्याज हो गया 0। कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, बेवकूफ़ बना रहा है हमें। ये बात हमने क्लास में डिस्कस करी थी। ये देखो, इन द गिवन केस वी शुड इग्नोर इंटरेस्ट ऑन transaction date because it will be assumed that company will pay due interest to the seller. If it can also be said that there will be, यहाँ पे these नहीं है, there will be no payment for interest from buyer to seller. Ignore come interest, x interest in this case. ब्याज हो ही नहीं सकता उस केस में। फिर मैंने आपको बताया था एक तीसरा कॉन्सेप्ट जाते जाते, और ये था इंटरिम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। और मैंने क्लास में बताया था कि जो इंटरिम डिविडेंड है ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे किया जा सकता है क्वार्टरली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट्स बनती हैं। एनुअल रिपोर्ट तो बनती है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी बनती हैं 3-3 महीने बाद। तो कंपनी को पता होता है कि 3-3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया हमने। तो कंपनी कई बार क्या करती है, एनुअल डिविडेंड का वेट नहीं करती, 3-3 महीने का प्रॉफिट 3-3 महीने का डिविडेंड बांटती रहती है इंटरिम बेसिस पे। तो करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे हो जाता है। तो इसका फंडा क्या है? इसका फंडा बड़ा सिंपल है। इंटरिम डिविडेंड जिस दिन आपको मिलेगा, बस आपको ये देखना है कितने शेयर हैं आपके पास। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड की 2 एंट्रीज बनती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरिम, इंटरिम टू P&L। करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे होगा तो इनकम ही होगा। तो आपने ये देखना है इंटरिम पे कब हो रहा है और आपके पास कितने शेयर हैं। उन सारे शेयर पे आपको इंटरिम मिल जाएगा। मैं आपको अभी बोल रहा था बोनस पे नहीं मिलता, राइट पे नहीं मिलता, पिछले साल का नहीं मिलता सर, लेकिन बोनस और राइट करंट ईयर के इशू है, उस पे इंटरिम मिल सकता है अगर इंटरिम डिविडेंड पे करने की डेट को वो इशू हो चुके थे। तो इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में पे होता है, करंट ईयर के लिए पे होता है। तो इंटरिम पेमेंट की टाइम पे जितने भी शेयर आपके पास होंगे उन सब पे डिविडेंड मिलेगा और उठा के P&L में मारना, कहानी खत्म हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरिम, इंटरिम टू P&L। जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं आपके पास इन्वेस्टर के पास, कब? ऑन द डेट ऑफ इंटरिम। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर लेने जितने इन्वेस्टर के पास है और इंटरिम की डेट को है, फेस वैल्यू से गुना कर लो, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड से गुना कर लो। अगर आपके शेयर पार्टली पेड अप हैं तो पार्टली पेड अप के केस में फेस वैल्यू की जगह पेड अप वैल्यू ले लेंगे हम। वैसे फुली पेड अप ही होते हैं, फेस वैल्यू लेते हैं, इतना झंझट मत पालना। ये देखो, इफ एनी कंपनी मेक्स पेमेंट फॉर डिविडेंड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर, ये सबसे बढ़िया लाइन थी, इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर। पेमेंट भी करंट ईयर में हो रही है और है भी करंट ईयर का, और ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है और हम इसको इंटरिम बोल देते हैं। तो जितना भी इंटरिम आपको मिलेगा उठा के P&L में मारेंगे।
और जितने शेयर आपके पास इंटरिम की डेट को होंगे, चाहे वो ओपनिंग है, चाहे आपने खरीदे हैं, चाहे बोनस है, चाहे राइट है, कुछ भी है, जितने शेयर आपके पास इंटरिम के टाइम पे सारे उस पर डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे उन सारे के ऊपर। फिर मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का। फिर मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का ये क्या था? शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में ला सकते हैं। नहीं समझे? मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, मेरा इरादा है 12 महीने में बेचने का, मैंने इसको शॉर्ट टर्म मान लिया, लेकिन 5-6 महीने में इस इन्वेस्टमेंट ने मुझे अच्छा रिटर्न दे दिया। मेरे दिमाग घूम गया, मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा इसको, ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैंने अपनी प्लानिंग चेंज कर ली और मैंने अपना माइंड सेटअप चेंज कर, नहीं जी मैं तो इसको 5 साल में बेचूंगा। अच्छा, मतलब इनिशियली मेरे लिए शॉर्ट टर्म था, लेकिन सब्सिक्वेंटली मैंने माइंड अपना चेंज कर लिया, मैंने बोला मैं तो इसको बाद में बेचूंगा, ये तो लॉन्ग टर्म है मेरे लिए। तो जब किसी इन्वेस्टमेंट को आप शॉर्ट टर्म बोल चुके हैं लेकिन बाद में उसको आप माइंड चेंज करके लॉन्ग टर्म में लेके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन। एक बार इसको मैंने शॉर्ट टर्म क्लासीफाई कर दिया था, मैं इसको रिक्लासीफाई कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में। अच्छा, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में आना चाहता हूँ मैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म माना हो, ये सोच के कि बढ़िया इन्वेस्टमेंट है 5-6 साल रखूंगा, 6-7 महीने में पता लग गया बेकार इन्वेस्टमेंट है, सब्सिक्वेंटली माइंड चेंज हो गया कि मैं तो इसको अभी निकालूंगा, जल्दी निकाल दूंगा, मैं रखूंगा नहीं। रिक्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है रिक्लासिफिकेशन के टाइम पे आपको कुछ देखना पड़ेगा। क्या? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इनिशियली और आप इसे लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं, तो जिस दिन आप अपना माइंड चेंज करेंगे, जिस दिन आप अपना माइंड चेंज करेंगे कि मैं इसको जल्दी नहीं, मैं इसको रोक के बेचूंगा, हम उसे बोलते हैं डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। ये कौन बताएगा? इन्वेस्टर बताएगा जिसका आप ऑडिट करने बैठे हैं कि उसने अपना माइंड कब चेंज किया, उसको बोलते हैं डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है अगर आप किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई करना चाहते हैं तो करो, लेकिन आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। मैंने बोला जी क्यों? कहते इसकी ओरिजिनल नेचर है शॉर्ट टर्म, अगर ये शॉर्ट टर्म ही रहता तो बैलेंस शीट पे वैल्यू होता, तो एक बार तो वैल्यूएशन करो आप इसकी, तो बैलेंस शीट डेट तो आएगी नहीं क्योंकि आपका माइंड चेंज हो गया। तो डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर आप निकालो, और जो लोअर आएगा वो लॉन्ग टर्म में जाएगा, और वैल्यूएशन लॉस को P&L में डालो अगर कुछ है तो। यानी आप अपनी मर्जी से शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म नहीं मान सकते, आपको वैल्यूएशन टेस्ट देना पड़ेगा, वैल्यूएशन टेस्ट से जो अमाउंट निकलेगी वो लॉन्ग टर्म में जाएगी, और जो वैल्यूएशन टेस्ट है वो ओरिजिनल नेचर के हिसाब से होगा। फिर इसका दूसरा केस बना के देखा हमने, मेरी इन्वेस्टमेंट थी लॉन्ग टर्म, मैं इसको बनाना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म, तो कहते हैं डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन ढूंढो। मैंने ढूंढ ली सर, अब यहाँ वैल्यूएशन करो। तो आपको पता है लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन कैसे होती है? एट कॉस्ट, एट कॉस्ट होती है, तो इसको यहाँ ले जाओ। लेकिन प्रिंसिपल ये है एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट यहाँ पे क्यों लिखा गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आपको पता है परमानेंट डिक्लाइन के केस में हम डाउन कर लेते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आपने पहले कभी परमानेंट डिक्लाइन करके डाउन कर रखा हो, तो उसकी कैरिंग अमाउंट कब मिलेगी आपको? तो एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट आपको टेस्ट करनी पड़ेगी इसमें, वो आगे जाएगी। वैसे तो एट कॉस्ट ही होती है, किताबों में जो वैल्यू पड़ी है उसको कैरिंग अमाउंट बोल देते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अगर इसमें कभी परमानेंट डिक्लाइन नहीं हुआ तो कॉस्ट ही इसकी कैरिंग अमाउंट होगी। अगर पास्ट में कोई परमानेंट डिक्लाइन हुआ था तो जो कैरिंग अमाउंट पड़ी है वो आपकी बुक वैल्यू बन जाती है, तो बुक वैल्यू पे लेके जाना। वैल्यूएशन टेस्ट होगा लेकिन, और वैल्यूएशन टेस्ट किसके अकॉर्डिंग होगा? ओरिजिनल नेचर के हिसाब से होगा। शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बनाना है तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म बनाना है तो फिर किताबों की जो वैल्यू पड़ी है वो चेक करो, जिसको कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। ये देखो फर्स्ट केस शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म,
If any short-term investment is reclassified as long-term investment, then we should apply valuation rule at the reclassification cost or market value, whichever is lower. In case market value becomes lower than cost, आपको लॉस डिक्लाइन बुक करना पड़ेगा, और अगर मार्केट वैल्यू इंप्रूव करती है उसको इग्नोर कर देंगे एज ए मैटर ऑफ इग्नोर। ठीक है जी, आगे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं आपको अभी बताता हूं। ये पॉइंट मैं आपको अभी बताता हूं, आप एक बार नीचे आओ। ये लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म है, रिक्लासिफिकेशन शुड बी मेड डायरेक्टली एट कॉस्ट। लॉन्ग टर्म तो होता ही कॉस्ट पे है। अब ये रिवर्सल वाली क्या कहानी है? रिवर्सल ऑफ कॉस्ट क्या है? आपने एक इन्वेस्टमेंट को रिक्लासीफाई कर लिया शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, कॉस्ट है 10,000, मार्केट वैल्यू 8,000, वैल्यूएशन कर दिया 8,000, 2,000 रुपये का लॉस बुक कर दिया। अब वो लॉन्ग टर्म में चली गई तो लॉन्ग टर्म में वो दिखेगी 8,000 पे, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है अगर सब्सिक्वेंटली इसकी मार्केट वैल्यू इम्प्रूव हो जाती है तो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आपको पता है आप एट कॉस्ट तक दिखा सकते हैं, तो इसकी कॉस्ट है 10,000। अगर फ्यूचर में कभी मार्केट वैल्यू इम्प्रूव होती है तो 8,000 को 10,000 तक रीवैल्यू किया जा सकता है, और 2,000 रुपये का लॉस जो आपने रिक्लासिफिकेशन के टाइम पे बुक किया था उसको रिवर्स किया जा सकता है। ये बात लिखी हुई है बस, और कुछ नहीं है जी इसमें। अच्छा, ये तो इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ स्कोप है, थ्योरेटिकल पॉइंट था ये तो आपने देख लेना कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कवर नहीं होते इसमें। ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट था। ये पार्ट नंबर 7 है, क्लास में क्वेश्चन कराया 15वां कराया, 15वां कराया, फिर 9वां कराया, फिर थैंक यू बेस्ट ऑफ लक हो गया। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का रिवीजन था। एक डिबेंचर का पॉइंट आपको बताना रह गया बेटे, और वो था एक्रूड इंटरेस्ट का, वो भी सुन लो आप। मान लो हमारी अकाउंटिंग होती है 1/4 से 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर है हमारा, और साल में ब्याज की पेमेंट होती है 2 बार, जून और दिसंबर में। तो दिसंबर के बाद ब्याज तो जाएगा नहीं, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने निकलेंगे और बैलेंस शीट डेट आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया था अगर आपके अकाउंट को क्लोज करने की डेट और इंटरेस्ट पेमेंट की डेट मैच ना करे तो आपको एक्रूड इंटरेस्ट बुक करना पड़ सकता है क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। तो जब मैं 31 मार्च को बुक्स क्लोज करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज एक्रू करके दिखाऊंगा क्लोजिंग में। और इस बार का जो क्लोजिंग बैलेंस है जब हम अगली बार अकाउंट खोलेंगे तो वो ओपनिंग में आपको एक्रू दिखेगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट भी आपने ध्यान रखना होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की बेटे कि सारा चैप्टर टच कर दूं, अगर कोई पॉइंट रह गया हो आप प्लीज़ देख लेना। मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि एक बार सारी चीज़ें फटाफट टच कर दूं, तो प्लीज़ आप देख लेना आप, राइट। तो आप इसको देख लेना बेटे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। डिबेंचर के क्वेश्चन करके ही पता लगेगा, डिबेंचर के एग्जाम्पल जब तक आप लिखोगे नहीं पता नहीं लगेगा। डिबेंचर एक लिमिटेशन है कि मैं जितना मर्जी बोलता रहूँ वो करके ही पता लगेगा आपको। शेयर तो फिर भी एक टच हो जाते हैं, हाँ शेयर में ये पढ़ा था। डिबेंचर प्रैक्टिस का मामला है बेटे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।